लगाता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अपने टोटल टाइम का 80% मशीनों की मेंटेनेंस पे लगाता है। रिमेनिंग 20% टाइम वो सफाई पे लगाता है, बिल्डिंग की सफाई पे। अब जो ये 80% है, इसकी कोई मशीन वाली बेस होनी चाहिए। 264 का 80% किया है इसकी बेस, क्योंकि ये मशीनों की मुरम्मत के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये मशीनों की कोई बेस होनी चाहिए। और जो रिमेनिंग 20% है वो बिल्डिंग की सफाई या मेंटेनेंस से खर्चा है, उसकी कोई बिल्डिंग रिलेटेड बेस होनी चाहिए, इसलिए अलग-अलग किया है। 2000 नहीं ना लेना, जिसको खत्म कर रहे हैं उसका फ्लोर काउंट नहीं करते, बताया था 1700 है, ये लिखा हुआ नीचे। जिसको खत्म कर रहे हैं उसका फ्लोर एरिया काउंट नहीं करते। ये देखिए मैंने कटर लगाया हुआ है 300 पे। जिस डिपार्टमेंट को जीरो कर रहे हो सर्विस, उसका फ्लोर एरिया काउंट नहीं करना, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काउंट नहीं करने जी। और ठीक है, हाँ जी। कल और परसों आपकी क्लास ऑनलाइन है, फिजिकल नहीं। कल तो वो मसला है उसका धरने तुरने का, पता नहीं क्या मसला बनता है, और फिर कुछ लोग घर भी जा रहे हैं, तो परसों भी ऑनलाइन ही है। तो टेस्ट आपका आप रिजल्ट के बाद लेंगे, तो आप तैयारी शरी करें रिजल्ट की, ठीक है। तो किसी ने अगर घर घुर जाना है तो वो फिर जा सकता है, ऑनलाइन होगी क्लास, होगी अपने टाइम पर होगी। कल भी है, कोई छुट्टी नहीं है भाई, परसों भी छुट्टी नहीं है। उनमें से जिस दिन सिर्फ रिजल्ट है उस दिन छुट्टी है। मंडे को आ गया रिजल्ट तो ट्यूसडे को क्लास है, और अगर ट्यूसडे को रिजल्ट आया तो मंडे को क्लास है। ये पता लग जाएगा शाम तक, जब तक हमारी क्लास है पता लग जाना है कि ट्यूसडे को रिजल्ट है कि मंडे को है। उन दसो तो बस ठीक है, गल मुक गई। मंडे को फिर क्लास है, ये फाइन, तो कोई मसला नहीं। रिजल्ट तो बन चुका है, सिर्फ अपलोड हो रहा है वेबसाइट पे, तो टेंशन लेने का नहीं, बी रिलैक्स। तो रिजल्ट तो टाइप होता है ना या। अच्छा जी, आज क्या पढ़ना है? कल बताया था कुछ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का? नहीं बताया था, कुछ नहीं किया था। आज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करनी है। चलो भी लड़कियों, स्टार्ट तो नहीं करनी। आप जरा जाएं भाईजान, यहाँ ऑफिस बॉय को बैठे होंगे, उन्हें बुला लें जरा प्लीज। मैं अभी शुरू नहीं कर रहा। किसी बच्चे ने कुछ सवाल पूछना है पिछले में से तो वो पूछ सकता है। हसन इकबाल कहते हैं सर क्वेश्चन 14 में सर्विस डिपार्टमेंट की एलोकेशन में कोई मसला है जी। किसी और को भी मसला है? एक तो मुझे पानी दीजिए, पानी नहीं है, मैं गिलास वहां छोड़ा हूँ शायद। और उसे कहिएगा 1 कप अच्छी सी चाय, सही पका के। दूध पत्ती हो तो वो ऊपर से बाद में दूध डाल के ले आता है कच्चा, वो भी बड़ा फनकार है, और मैं भी फनकार हूँ, मुझे पता है जायका। तो उसे कहना चाय लेकर आए, दूध पत्ती ना लाए, तेरी चाय कबूल है। ऊपर से कच्चा दूध आ जाता है ना फिर। अच्छा, तो किचन के मामलात हर शादीशुदा आदमी को पता होते हैं। क्या कहते हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ भी वक्त आना है बच्चों। अरे क्या हंस दिया ने कुड़ियां। अच्छा, तो आपने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ घरेलू अकाउंटेंट भी हैं, ते घर तुसी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। क्यों, क्या है? मेरी शादी को तो माशाल्लाह 10 12 साल हो गए बच्चे हैं। 12 साल, हाँ। तो 12 साल हो गए शादी को,
लेकिन जो मजलूम होता है वो सदा का मजलूम, चाहे 10 साल हो चाहे 12 साल हो, है बच्चे? नहीं जी नहीं, बाद में लेट किए थे। नहीं नहीं, जल्दी कर लेनी चाहिए बस, ठीक है, सही नहीं है। ये जो हम सोच रहे होते हैं ना कैरियर बनेगा तो फिर करेंगे, रिजक अल्लाह ने देना है, हमें भी ये सोच बाद में, इमेच्योर गलत सोच। हमारी सोसाइटी और हमारे खानदान और ये सारे फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा हो चुका है जो इस्लाम के खिलाफ है। बस ये हमारी बदकिस्मती है, मैं खुद भी इस चीज़ को मानता हूँ कि अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा कैरियर बन जाए, अच्छा ये अच्छा अच्छा करते हो तो 40 35 साल 30 साल में आप आ जाते हैं, तो फिर फायदा ही कोई नहीं। फिर आपकी एवरेज एज 50 साल है, इसका मतलब आपने क्वालिफाई करके कैरियर के बाद सिर्फ 15 साल जीना है। अल्लाह ने तो माफ किया है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। हैं? तो इसीलिए क्या जरूरत है ऐसे पंगा लेने की। बात ठीक है, जब मौका मिले घर वाले पूछ लें तो हाँ कह दे, हाँ ठीक है जी करें। पूछे ही ना तो फिर अब आपकी किस्मत है, वही तो मैं कह रहा हूँ हमारी बदकिस्मती है। हैं? बदकिस्मती है। अच्छा चले, लेकिन बाज दफा ना कुछ घर के हालात भी ऐसे होते हैं बच्चों के, कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये बड़े इस तरह के हमारे फैमिली स्ट्रक्चर हैं कि अगर आप चाहें भी कि नहीं शादी जल्दी हो जाए तो बड़ी सिस्टर्स हैं और आप को शर्म आती है कि नहीं यार चलो बहनों की पहले शादी, ये सारे हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है और ये उसकी खूबसूरती भी है। लेकिन कुछ चीज़ें हम इस्लाम के खिलाफ जाके भी करते हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पुराना सिस्टम चलता आ रहा है ना पहले से, हिंदुओं के साथ रहने की वजह से वो हमारे नॉर्म सिस्टम और हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं, और हमारे वालदेन को ये बात बताना मुश्किल है, बगावत है एक। बगावत है, हाँ बगावत है, बड़े कहते तू बहुता पढ़ लिया, तू बहुता सियाना हो गया, इस तरह सुनना पड़ता है। नहीं नहीं, वो उन्होंने नहीं मानना, उन्होंने कह रहे मास्टर का दिमाग खराब है। अच्छा जी, आ जाए क्वेश्चन 14। इसीलिए मैं तो फाइनल के लोगों को भी कहता हूँ कि बेटा जब शादी आपका प्रपोजल आए, लड़कियों को खास तौर पर, लड़कों भी, तो बस आप इस चीज़ पे ना देखें कि हमारा क्वालिफाई होने वाला है, तो हमें अगले 2 साल क्वालिफाई ना हुए तो तुझी एवं लंघे हो तो बेहतर है। और बाज लोगों का जल्दी क्वालिफाई हो जाता है शादी के बाद, क्योंकि फिर मिसेज भी पूछती है हाँ जी कितने पेपर रह गए, बंदा कहता है पास करो नहीं तो इन्हें तो मैंने 24 घंटे पूछते ही रहना है। रिश्तेदार तो रिजल्ट भी पूछते हैं ना, तो मिसेज ने तो हर वक्त पूछना है हाँ जी मियाँ साहब कितने पेपर रह गए। अच्छा, और ऐसे भी कई लोग हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, हाँ हाजुज भी करा इन्हें। लेकिन ऐसे लोग कम हैं अब तो 24 24 22 22 साल में भी बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। वो थोड़ा ये टूट गया है मिथ कि 50 55 साल होंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन में एक बच्चे ने पूछा है कि सर इसमें कैसे वो करना है, हाँ सर्विस डिपार्टमेंट की री एलोकेशन कैसे करनी है। देखो बच्चों, इस सवाल में एक M1 है और एक M2 है, ये दोनों प्रोडक्शन है, डिपार्टमेंट कह दो, ये जो भी मशीन है। सर्विस डिपार्टमेंट के दो नाम हैं, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा कौन सा है, पैकिंग या पैकेजिंग। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट हो या इसके इंस्पेक्शन के खर्चे हों,
इसको आपने जब इधर लेके जाना है तो इंस्पेक्शन आवर्स की बेस पे लेके जाना है, या इंस्पेक्शन टाइम। अब आपको इंस्पेक्शन टाइम निकालना पड़ेगा। M1 का इंस्पेक्शन टाइम, यानी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने M1 के लिए इंस्पेक्शन कितनी देर की है, और M2 में जो प्रोडक्ट बन रही है उनके लिए इंस्पेक्शन कितनी देर की है, ठीक है। और पैकिंग डिपार्टमेंट को जब जीरो करना है तो उसके लिए जो बेस चाहिए वो पैकिंग आवर्स चाहिए। इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन आवर्स टोटल चाहिए, पर यूनिट नहीं। और पैकिंग के लिए ये पैकिंग आवर्स। बेटा ये अब आपको बेस बनानी पड़ेगी दोनों। उसने ये पैकिंग और इंस्पेक्शन का टाइम ये दिया हुआ है पर यूनिट, और यूनिट्स भी दिए हुए हैं, तो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। किस मशीन पे कितने परसेंट यूनिट बनते हैं वो भी बताया हुआ है, तो ये यूनिट्स का भी ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो बेस खुद बनानी पड़ेगी। बेस, ये पॉइंट है बस इस सवाल में। ये इसमें मुश्किल चीज यही है कि बेस खुद बनानी पड़ेगी। इंस्पेक्शन टाइम पर यूनिट है, मुझे टोटल में चाहिए। M1 का अलहदा चाहिए, M2 का। इसी तरह पैकिंग भी, पैकिंग टाइम टोटल M1 का अलहदा चाहिए और M2 का अलहदा। तो कैसे करते होते हैं, देखिए मैं मिसाल के तौर पर यहाँ बता देता हूँ। तो M1 और M2, हाँ जी, M1 और M2, उसने कहा था M1 पे प्रोडक्ट ए के 50% यूनिट बनते हैं और 65% यूनिट किसके बनते हैं, बी के। और M2 मशीन जो होती है उस पर 50% यूनिट ए के बनते हैं और बी के कितने बनते हैं, 35%। इसका मतलब है अगर मैं यूनिट्स को तोड़ूं तो ए के यूनिट्स और बी के यूनिट्स, कितने यूनिट्स उसने बताए हैं जी, M1 पे ए के 50% यूनिट 2800, और बाकी फिर 2800 यूनिट ए M2 पे बनते होंगे। और बी के कितने बनते हैं, M1 प्रोडक्ट्स 65%। ये 65% किसका लेना है, ये जो 7500 का करना बच्चों, 7500 का 65%। ये बेस बना रहा हूं, बेस 48 यूनिट्स, और ये 26। लेकिन यूनिट्स की बेस पे नहीं करना, हमने इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को किस बेस पे करना है, इंस्पेक्शन आवर्स। तो अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्शन आवर्स निकालने लगा हूँ। M1 के इंस्पेक्शन आवर्स कैसे निकलेंगे, M1 के तो उसने ये बताया है कि इंस्पेक्शन का ये टाइम है। ए का एक यूनिट 15 मिनट में इंस्पेक्ट होता है, बी का एक यूनिट कितनी देर में इंस्पेक्ट होता है, हाँ जी, ये 15 मिनट में चेक होता है, और ये कितने मिनट में इंस्पेक्ट होता है, तो 15 और 12। तो अब ये ऐसे होने लगा है, 15 मिनट इंटू 2800 यूनिट्स जमा 12 मिनट इंटू, और ये डिवाइडेड बाय मिनट्स को घंटों में कन्वर्ट कर लो, ये आ जाएंगे जी M1 के इंस्पेक्शन आवर्स। ये मैंने 60 से पता है क्यों डिवाइड किया है, एक्चुअली मिनट्स को घंटों में कन्वर्ट किया। ये M1 के घंटे निकल आएंगे। किसके घंटे निकल आएंगे, M1 के। जी सॉरी, आवर्स। कौन सी आवर्स आएंगे, इंस्पेक्शन। ऐसे ही M2 के इंस्पेक्शन आवर कैसे आएंगे, M2 के इंस्पेक्शन आवर्स कैसे आएंगे, अच्छा वो तो नहीं है, वो ए और बी के उसने बताया हुआ था। तो 15 मिनट इंटू 2800 यूनिट्स जमा 12 मिनट इंटू 26-25 डिवाइडेड बाय 60 मिनट। हाँ जी, ये ले 1 2, ये ले ली इस बेस पर, यानी 1675 और 1225 की रेशो से
1225 घंटों की रेशो से इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का टाइम कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ऐसे ही पैकिंग आवर्स की भी कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल सेम ऐसे ही किसकी कैलकुलेशन करनी है, पैकिंग आवर्स की। तो उससे पैकिंग डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा। अब पैकिंग के आवर्स ये दिए हुए हैं 12 और 10 मिनट, 12 मिनट और 10 मिनट, 12 मिनट इंटू 2800 यूनिट प्लस 10 मिनट इंटू 4875, और इधर भी ऐसे ही है 12 मिनट इंटू 2800 यूनिट्स प्लस 10 मिनट इंटू 2625 यूनिट्स, ले ये आ जाएंगे 1373। जी बेटा इस तरह करना था, ये बेस खुद बनानी थी। 9799, चलो 8 कर लो, ये ले जी। ये इस बेस पर अब आपने ये जो निकले हैं 1373 रेशो कितने हैं जी, 978 के 998, इस बेस पर आपने पैकिंग को जीरो करना है। ले बस, सर्विस डिपार्टमेंट ऐसे जीरो होने थे। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का नाम से ही पता चल रहा है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को इंस्पेक्शन आवर्स की बेस पे करना है, और पैकिंग डिपार्टमेंट को किस बेस पे करना है, पैकिंग आवर। लेकिन ये टाइम पर यूनिट दिया हुआ है पैकिंग का, हमें पर यूनिट नहीं चाहिए होता, हमें टाइम हमेशा किसमें चाहिए, टोटल में। बेस हमेशा टोटल में लेते हैं, पर यूनिट पे बेस नहीं लेते। एलोकेशन की जो बेस होती है वो हमेशा किस में लेते हैं, टोटल में। टोटल आवर्स चाहिए, पर यूनिट आवर्स नहीं चाहिए। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। हमने आज शुरू करना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या शुरू करना है, तो नोट्स नोट्स अभी बंद कर दे, नोट्स की अभी जरूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाए, टेंशन नहीं लेनी। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो हमने कहा था एफओएच के एक्सपेंसेस क्या होते हैं जी, किसी को याद हो एफओएच क्या होते हैं? हाँ, ये फैक्ट्री के कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री के, ठीक है। कॉमन एक्सपेंसेस को ही वैसे ओवरहेड्स कहते हैं। तो हमने कहा था पर्पस क्या है इस पूरे चैप्टर का, तो हमने ये कहा था कि आपने असल में जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर होगी ना, वो तो हर प्रोडक्ट की सेपरेट अलग-अलग पता होगी। मसला किसका पड़ेगा, ये जो ओवरहेड एक्सपेंस है ये टोटल में होंगे, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक खर्चे, ये कॉमन खर्चे होते हैं। आपने इन खर्चों को प्रोडक्ट में क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देन आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट मुकम्मल होगी। तो हमारे इस चैप्टर का पर्पस क्या था, जब हमने एफओएच का चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था एफओएच की एलोकेशन या एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन करना हमारा मेन टॉपिक है। और ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है इसका भी ताल्लुक इसी के साथ है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की 3 टाइप्स हैं या 3 वर्जन्स हैं इसके। सबसे पहला था सिंगल रेट सिस्टम, सबसे पहला कौन सा था, सिंगल रेट सिस्टम। उसके बाद था डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, और अब तीसरा सिस्टम कौन सा हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम। इसका मतलब है अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर क्या है, तो एक्चुअली ये ओवरहेड के चैप्टर की ही एक्सटेंशन है, ये उसी की इम्प्रूव शक्ल है, रिफाइंड फॉर्म है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली, ये उसकी रिफाइंड फॉर्म है। सिंगल रेट, डिपार्टमेंटल रेट, और तीसरा कौन सा है, एक्टिविटी बेस्ड जी। सिंगल रेट सिस्टम में हम तमाम ओवरहेड्स को एक ही रेट की मदद से डिस्ट्रीब्यूट करते,
ऐसे ही है, लेकिन इसमें फ्लॉ था, खामी थी, जिस वजह से हम गए थे डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम की तरफ। क्या खामी थी, किसी को पता हो? जी भाईजान बताएं, सिंगल रेट सिस्टम में क्या खामी थी? क्यों नहीं हो रही थी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन? तो रेट एक होने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं, ये बात नहीं थी, हमने कहा था असल में जब आप सिंगल रेट सिस्टम यूज करते हैं तो आप तमाम फैक्ट्री के लिए जब एक बेस लेते हैं तो बेस में मसला है, सारे खर्चों की एक बेस होना जरूरी। मसलन हम या बेस लेबर आवर ले लेते हैं या दूसरी मशहूर बेस होती है मशीन आवर। जरूरी थोड़ी है कि पूरी फैक्ट्री के एक्सपेंस लेबर के घंटे या सारे खर्चे मशीनों पे बेस करते हो। कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ काम लेबर से होता है, कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ काम किससे होता है। इस को लेबर और मशीन को सेपरेट करना, यानी लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट और मशीन इंटेंसिव को तोड़ने की काबिलियत नहीं थी सिंगल रेट सिस्टम में। सिंगल रेट सिस्टम नाकाम है इस चीज में कि वो अलग-अलग कर सके। सादा बहुत है, आसान बहुत है, एक ही झटके में रेट निकलेगा और एक ही शॉट में ओवरहेड प्रोडक्ट कॉस्ट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। रेट भी एक शॉट में और एब्जॉर्ब भी एक ही शॉट में, ठीक है। लेकिन उस सिस्टम का फ्लॉ ये था कि वो फैक्ट्री के लेबर इंटेंसिव और मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट को सेग्रीगेट करने के काबिल फ्लॉप था। ये वैसे पूछना नहीं आपसे पेपर में किसी ने मकसद, वो तो मैं आपका बेस बनाने के लिए बता रहा हूँ। सिंगल रेट सिस्टम का क्रिटिसिज्म बताया था ये मैंने आपको, याद अब मैं क्यों करा रहा हूँ, ताकि अब मैं जब आगे जाऊं तो आपको अब डिपार्टमेंटल का भी क्रिटिसिज्म बताऊंगा जिस वजह से बात एबीसी की तरफ गई थी। क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई फाउंडेशन होती है। सवाल तो आपने छाप ही लेने, मुझे पता है। हाँ, हसन इकबाल ने सही जवाब दिया है। वो कहते हैं सिंगल रेट सिस्टम में जब आप बेस लेते हैं तो आप सारे खर्चों को एक ही बेस पे डिवाइड करते हैं, तो ये इस असूल की खिलाफ वर्जी होती है कि फैक्ट्री के तमाम डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव हो या मशीन इंटेंसिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए फिर हमने क्या कहा था कि हम हर डिपार्टमेंट को उसकी नेचर के मुताबिक रेट निकालेंगे। जितने डिपार्टमेंट जहां लेबर के जरिए काम हो रहा है वहां हम रेट निकालेंगे बेस्ड ऑन लेबर आवर, जहां काम मशीनों के जरिए हो रहा है वहां रेट निकालेंगे। और कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे काम ही नहीं हो रहा, प्रोडक्ट ही नहीं बन रही, सर्विस डिपार्टमेंट है, उनका रेट बल्कि उनका खर्चा प्रोडक्शन को ट्रांसफर करके जीरो कर देंगे। किया था। अच्छा, अब उसके बाद डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में भी लोग क्रिटिसिज्म करते हैं। डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम पे भी लोग क्या करते हैं, वो क्रिटिसिज्म क्या है, वो ये है कि डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में आप जो बेस लेते हैं या लेबर आवर लेते हैं किसी एक डिपार्टमेंट की, या बेस आप क्या लेते हैं, मशीन आवर लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। मिसाल के तौर पर आपने एक शीट बनाई डिपार्टमेंट की, शीट बना के उस डिपार्टमेंट का खर्चा आया, आपने उसकी बेस ले ली, क्या नाम है, मशीन आवर। मशीन आवर या लेबर आवर, इनको बोलते हैं वॉल्यूम बेस्ड ड्राइवर्स। क्या बोलते हैं इसको? वॉल बेस को ड्राइवर भी कहते हैं, वॉल्यूम बेस्ड ड्राइवर। डायरेक्ट लेबर आवर या मशीन आवर को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर या मशीन आवर को बोलते हैं वॉल्यूम बेस्ड ड्राइवर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने बात ये की कि आपके हर डिपार्टमेंट में, आपके फैक्ट्री के हर डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो लेबर आवर और इवन मशीन आवर पे भी डिपेंड नहीं करते, उनकी अपनी बेस होती है। इन्होंने क्या कहा, आपकी फैक्ट्री के हर डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं और उनसे खर्चा होता है जो ना लेबर आवर पे बेस कर रहा है ना मशीन आवर। तो वो कहते हैं ये जो आप लेबर इंटेंसिव और मशीन इंटेंसिव वाली स्टोरी बैठे ना बना के, ये भी गलत है। देयर आर सम एक्टिविटीज
विच आर नॉट डिपेंडेड अपॉन लेबर आवर और मशीन आवर। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि फैक्ट्री के अंदर हर डिपार्टमेंट में, चलो अजान हो जाए फिर बात करते हैं। जी बेटा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहता है कि फैक्ट्री के हर डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं जिनकी बेस बाद में जब आप रेट निकालते हैं ना लेबर आवर मशीन आवर की बेस पे, तो आप उन एक्टिविटीज को गलत एलोकेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, हमने शीट बनाई, शीट के अंदर ये दो डिपार्टमेंट है ए और बी, प्रोडक्शन, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट है। अच्छा, इंस्पेक्शन कॉस्ट को किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? आर्स। आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और भी खर्चे थे, सारे डिपार्टमेंट ए के बी के खर्चे टोटल करके ये टोटल आया। इस टोटल को, डिपार्टमेंट ए का जो टोटल आया, इसको हम टोटल ओवरहेड्स को डिवाइडेड बाय लेबर आवर कर लेते हैं, और इसको डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं? मशीन आवर। वो कहते हैं ये जब आपने इस टोटल ओवरहेड को लेबर आवर पे और इसको मशीन आवर पे डिवाइड किया है, तो आपने एक मिस्टेक की, आपको पता ही नहीं चला। वो मिस्टेक ये थी कि आपके खर्चों में एक ऐसा खर्चा ऊपर शामिल था जो एक्चुअली ना लेबर आवर पे डिपेंड करता है। उसकी अपनी बेस जो थी ना वो भी आपने ली थी, लेकिन वो आपने उसको अलग रखना था। आपने जो इसके अंदर मिक्सअप करके टोटल में शामिल कर लिया ना, ये गलत किया आपने। बात समझ आई है? यानी इसमें कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो वाकई लेबर आवर पे बेस कर रहे हैं। डिपार्टमेंट बी में भी कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो वाकई किस पे बेस कर रहे हैं। मसला उन खर्चों का है जिन खर्चों की बेस लेबर आवर या मशीन आवर, जैसे ये था एक खर्चा इंस्पेक्शन कॉस्ट, ऐसे ये खर्चा होता है। अगर पैकिंग डिपार्टमेंट ना हो, पैकिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट की बेस क्या होती है? पैकिंग आवर्स। क्या होती है? अब आपने पैकिंग आवर्स की बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करके लिख तो लिया, लेकिन जब आप नीचे टोटल करके डिवाइड करेंगे ना, तो लेबर आवर मशीन आवर की बेस पे डिवाइड करना गलत है। नहीं समझ आ रही है आपको? यानी कुछ ऐसे खर्चे हैं जो शीट में हमने ले लिए हैं, और उन खर्चों की बेस किसी भी हक किस्म की किसी भी केस में ना लेबर आवर है ना मशीन आवर। तो एबीसी का मेथड कहता है कि डिपार्टमेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट्स आर नॉट, बल्कि एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट। इंस्पेक्शन की एक्टिविटी अगर हर डिपार्टमेंट में परफॉर्म हो रही है, तो आप इंस्पेक्शन का रेट हर डिपार्टमेंट के लिए ना निकालें, बल्कि पूरी फैक्ट्री का इकट्ठा इंस्पेक्शन का रेट निकालें, इस एक्टिविटी का रेट निकालें। पैकिंग की एक्टिविटी है ना, तो उसका अलहदा रेट निकालें। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसकी बेस लेबर आवर या मशीन आवर सूटेबल है, तो उसके लिए वो इस्तेमाल कर लें। लेकिन आपने डिपार्टमेंट वाइज रेट नहीं निकालना, बल्कि आप रेट क्या निकालना है? एक्टिविटी। तो ये जो अब आपने पहले डिपार्टमेंट वाइज खर्चों का रेट निकाला था ना, अब वो डिपार्टमेंट वाइज निकलने की बजाय
एक्टिविटी वाइज निकलेगा और पूरी फैक्ट्री के लिए इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, सॉरी, इंस्पेक्शन की एक्टिविटी का एक रेट होगा, पैकिंग की एक्टिविटी का एक रेट होगा, प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट क्या होता है? रॉ मटेरियल मंगवाना सप्लायर से, ऑर्डर करना, परचेजिंग करना, उसके लिए ना लेबर आवर सूटेबल बेस है ना मशीन आवर, बल्कि साल में कितनी दफा सप्लायर को ऑर्डर प्लेस किया है, उसके लिए सूटेबल बेस होती है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। समझ आ रही है बात आपको? यानी हम पूरी फैक्ट्री में जहां जहां वो एक्टिविटी परफॉर्म होगी, खर्चा टोटल करके पूरी फैक्ट्री के लिए वो इस एक एक्टिविटी का रेट निकालेंगे। डिपार्टमेंट वाइज रेट अब सूटेबल नहीं है। समझ आ रही है बच्चों अब आपको क्यों सूटेबल नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे फैक्ट्री में अब मौजूद हैं, या बल्कि ज्यादा हो गया है, वो कहता है खर्चे, जिनकी बेस लेबर आवर या मशीन आवर सूटेबल नहीं है। पहले माजी में वो खर्चे नहीं होते थे, माजी में वो खर्चे इतने ज्यादा नहीं होते थे जो लेबर आवर मशीन आवर पे बेस नहीं कर रहे होते थे हर दौर में, लेकिन वो खर्चे होते थे माइनर से। अब वो सिग्निफिकेंट अमाउंट के हो गए खर्चे, इस वजह से अब एक्टिविटी वाइज रेट की ज्यादा जरूरत है जी। पैकिंग नहीं, जरूरी नहीं है, है? हाँ नहीं, वो ले सकते हैं, लेकिन पैकिंग असेंशियल पैकिंग है कि नॉन असेंशियल है, इस पर डिपेंड करता है ना। असेंशियल पैकिंग होती है जिसके बगैर प्रोडक्ट नहीं बिक सकती। खांसी का शरबत शॉपर में नहीं बिकता, शॉपर में बिका कभी? उसके वो जो बोतल है वो असेंशियल पैकिंग है, बाहर वाली गत्ते वाली पैकिंग नॉन असेंशियल है। प्रोडक्शन, हाँ, वो असेंशियल पैकिंग उसे ही कहते हैं जो प्रोडक्शन का पार्ट होती है। ठीक है, अच्छा आज जनाब तीनों तीनों में फर्क क्या है? अगर मैं तीनों का फर्क पूछूं आपसे, सिंगल रेट वर्सेस डिपार्टमेंटल रेट, और तीसरा क्या है, सबका फर्क क्या है? तो सबसे पहले आते हैं सिंगल रेट पे। सिंगल रेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड्स जो हैं, पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड्स हम एस्टिमेट करते हैं साल के शुरू में। पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड हम क्या करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई सिंगल बेस सेलेक्ट करते हैं, पूरी फैक्ट्री का सिंगल एफओएच का रेट निकालते हैं, और रेट, ये सारा काम साल के शुरू पे होता है, और रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड जो भी बेस या एक्टिविटी लेवल। ठीक है, जब ये रेट आ जाता है तो इस रेट की बेस पर ओवरहेड किन में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स में, ए प्रोडक्ट के हिस्से में, बी प्रोडक्ट के हिस्से में, हर प्रोडक्ट के हिस्से में ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेट सिंगल होता है तो इसमें फ्लॉ होता है, खामी होती है थोड़ी बहुत, जिस वजह से किसी प्रोडक्ट के हिस्से में ओवरहेड कम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किसी के हिस्से में। इससे बेहतर सिस्टम कौन सा था, सिंगल रेट सिस्टम से बेहतर सिस्टम कौन सा था, डिपार्टमेंटल। जी, डिपार्टमेंटल सिस्टम में क्या होता है, डिपार्टमेंटल सिस्टम में हम पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड्स एस्टिमेट करते हैं, पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड एस्टिमेट करते हैं और उसको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी, और मिसाल के तौर पर सर्विस डिपार्टमेंट एक्स। हम ये जो ओवरहेड्स होते हैं इनको किन में डिवाइड कर लेते हैं, डिपार्टमेंट्स में। इसके बाद मैंने क्या कहा था, और तुम बाद में ऊपर से तो नहीं दूध डालते कि चीटी चीटी नजर आए? ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, तो सर्विस डिपार्टमेंट को हम क्या कर देते हैं, जीरो। क्यों जीरो करते हैं, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्ट, सर्विस को जीरो कर दिया। जीरो करने के बाद हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी बेस सेलेक्ट करते हैं, कुछ के लिए लेबर आवर सेलेक्ट कर लेते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट के लिए हम बेस क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, मशीन आवर। ज्यादातर डिपार्टमेंटल में यही बेस लेते हैं हम, लेबर आवर या मशीन आवर। उसके बाद हर डिपार्टमेंट का रेट अलग-अलग होता है, एफओएच रेट ऑफ डिपार्टमेंट ए अलग होगा,
FOH रेट ऑफ डिपार्टमेंट बी अलहदा होगा और FOH रेट ऑफ डिपार्टमेंट सी सर्विस डिपार्टमेंट का रेट नहीं होता। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि सर्विस का रेट होता है तो फिर आपने जुल्म किया, आपने कॉस्ट सही नहीं पढ़ी। तो सर्विस का रेट कितने रेट हैं? 3 क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 5 हो तो रेट ही 5 होंगे। उसके बाद अब आपने प्रोडक्ट ए के हिस्से में और प्रोडक्ट बी के हिस्से में जब FOH डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो ये सारे रेट्स की बेस पर FOH डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्रोडक्ट ए में, यानी 3 शॉट्स में FOH एब्जॉर्ब होंगे क्योंकि 3 रेट है, 3 शॉट लगेंगी तो FOH डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इधर से प्रोडक्ट बी के हिस्से में भी FOH कितने रेट्स की बेस पर होंगे? जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें FOH की कितनी फिगर्स आ रही? 3, तीनों को जमा करेंगे तो पूरे FOH हुए। इधर FOH की एक एक फिगर आ रही होगी हर प्रोडक्ट में, इधर FOH की कितनी फिगर्स आ रही होंगी? 3, क्योंकि 3 रेट्स थे और ये तीनों का बर्डन हर प्रोडक्ट पे जाना है। अब आते हैं ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होगा? हाँ जी, कौन सा सिस्टम बताने लगा हूं अब? ABC मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पूरी फैक्ट्री के, बल्कि फैक्ट्री क्या, फैक्ट्री के बाहर के भी ओवरहेड एस्टिमेट किए जाते हैं। इसकी खूबी है कि ये फैक्ट्री के भी और नॉन फैक्ट्री ओवरहेड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ABC। आप अगर पूरी फैक्ट्री में या फैक्ट्री से बाहर भी कहीं पे भी कोई एक्टिविटी हो रही है ना इंस्पेक्शन की, सारी इकट्ठी पूरी बिजनेस की, चाहे वो प्रोडक्शन ओवरहेड है चाहे वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है, ठीक है। तो फिलहाल मैं वैसे अभी फैक्ट्री ओवरहेड के लिए बता रहा हूँ। पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड्स को डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है, और लेकिन वो एक्टिविटीज ज्यादा नहीं होती, 12-14 नहीं होती, लीडिंग 4-5 एक्टिविटीज होती। तो पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड को कितनी एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है? 4 से 5 लीडिंग एक्टिविटी। जैसे मिसाल के तौर पर एक एक्टिविटी है इंस्पेक्शन, एक एक्टिविटी है प्रोडक्शन सेटअप। क्या है? प्रोडक्शन सेटअप। उसके बाद एक एक्टिविटी है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज करना, ऑर्डर देके सप्लायर को माल, प्रोक्योरमेंट। उसके बाद एक एक्टिविटी है फॉर एग्जांपल मटेरियल हैंडलिंग। मिसाल के तौर पर हमने ओवरहेड्स को कितनी एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया? 4 एक्टिविटीज में। अब ये एक्टिविटी जिस मर्जी डिपार्टमेंट में हो रही है, डिपार्टमेंट छोड़ के हमने एक्टिविटीज में ओवरहेड्स को डिवाइड कर देना है। हर एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट होगी। कितनी एक्टिविटीज हैं? 4, तो 4 कॉस्ट है। और बाज दफा कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो किसी एक्टिविटी में नहीं आ रही, उनको जर्नल ओवरहेड कॉस्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं उनको? ये वो ओवरहेड कॉस्ट होती है जो किसी एक्टिविटी में फॉल होने के काबिल नहीं थी, वो खर्चा किसी एक्टिविटी में नहीं आ रहा होता, ठीक है। ऐसी कॉस्ट को क्या बोल देते हैं? जर्नल ओवरहेड कॉस्ट। अब मैंने इसका मतलब है टोटल 4 एक्टिविटीज बनाई है और उनकी कॉस्ट है, और एक 5वीं वो है जो किसी एक्टिविटी में फॉल नहीं कर रही थी, उस कॉस्ट को मैंने क्या नाम दे दिया? जर्नल ओवरहेड। तो टोटल 5 एक्टिविटीज हो गई किस्म की। जी, सेटअप कॉस्ट क्या होती है? सेटअप क्या होती है? हाँ, वो मैं बता देता हूँ। होता ये है, इदारे में, जिस इदारे में प्रोडक्ट्स ज़्यादा होती हैं वो इदारा अपनी हर प्रोडक्ट के लिए अलहदा अलहदा मशीन नहीं खरीदता। हर प्रोडक्ट के लिए मशीन अलहदा अलहदा नहीं खरीदता। उसी मशीन के ऊपर सारी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जो एक जैसी हैं। और वो बनाई कैसे जाती हैं? बैचेस में। बैचेस, बैच कहते हैं फिक्स क्वांटिटी को। किसको बोलते हैं? एक दफा में जितनी क्वांटिटी फिक्स बनाई जाएगी ना उसको बैच कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारी फैक्ट्री में वाइट बोर्ड मार्कर बनते हैं तो वाइट बोर्ड मार्कर में ब्लैक मार्कर भी है, ब्लू भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है। ये 4-5 मेन कलर होते हैं वाइट बोर्ड मार्कर के।
अगर हमारी फैक्ट्री में वो मार्कर बन रहे हैं तो हर तरह के मार्कर के लिए अलहदा मशीन नहीं होगी। एक ही मशीन है जिसमें आपने पहले कोई 2000 ब्लैक मार्कर बना लिए, फिर आपने मशीन को रोका, उसके बाद उसी मशीन पर आपने क्या नाम है ब्लू बना लिए, फिर आपने को रोक के साफ सुफ करके, क्योंकि साफ क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली जब वो ब्लैक मार्कर बन रहे होंगे ना तो बीच में ब्लैक इंक रखी होगी, ब्लैक इंक होगी ताकि वो फिल हो सके। कैप भी ब्लैक होगी, उसका प्लास्टिक उसके अंदर वाला फोम भी ब्लैक होगा। जो रेड मार्कर उसके अंदर वाला, जो मार्कर के अंदर वाला फोम होता है ना जिसमें इंक रहती है, वो भी रेड होगा। बल्कि वो होता नहीं, लेकिन इंक की वजह से वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो होता क्या है कि एक बैच में प्रोडक्शन करने के बाद जब अगला बैच करना होता है तो मशीन को, फैक्ट्री को अगले बैच के लिए तैयार किया जाता है। उस तैयारी को सेटअप कहते हैं। तो सेटअप मींस प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट बैच। अगले बैच की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन को या प्रोडक्शन जो भी आपका लाइन है उसको तैयार करना, ठीक है। ये उन इदारों में होता है जहां पर प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो, मशीनें कम हो, और आप बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हो। किसमें प्रोडक्शन कर रहे हो? तो हर पिछला बैच मुकम्मल होने पर और अगला बैच शुरू होने से पहले मशीन की प्रिपरेशन होगी। दैट प्रिपरेशन इज नोन एज सेटअप्स, ठीक है। तो साल में जितने बैचेस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, मशीन उतनी दफा सेटअप ज्यादा होगी, तो सेटअप कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी। समझ आ रही है? नहीं समझ आई? मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है कि मटेरियल को उठा के स्टोर से कभी किसी डिपार्टमेंट में लेके जा रहे हैं, कभी किसी डिपार्टमेंट में लेके जा रहे हैं। जहां से जो रिक्वेस्ट आ रही है, स्टोर कीपर से लेके प्रोडक्शन के एरिया तक मटेरियल को लेके जाने को हैंडलिंग कहते हैं। जो बंदा होगा, ये जो भी काम है, हाँ जी, जितनी दफा जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने 4 एक्टिविटीज बनाई हैं, इनको इनको टेक्निकली एबीसी की जबान में इन्हें कहा जाता है कॉस्ट पूल्स। क्या कहते हैं इन्हें? कॉस्ट पूल्स। कॉस्ट पूल, एक पूल का मतलब होता है टोटल कॉस्ट ऑफ वन एक्टिविटी। टोटल कॉस्ट ऑफ, इधर कितनी एक्टिविटीज मैंने बना ली? तकरीबन 4-5 बनी है, तो इसका मतलब इस सवाल में 5 पूल्स हैं। हाँ, इन्हें कॉस्ट सेंटर्स भी कह देते हैं जी, बिल्कुल इन्हें ही कहते हैं कॉस्ट सेंटर। इंस्पेक्शन कॉस्ट सेंटर, सेटअप कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट पूल्स, पूल का मतलब है एक जैसी कॉस्ट सारी उस एक्टिविटी के हेड के अंदर खत्म मर्ज की हुई है। अब इंस्पेक्शन में चाहे कोई इंस्पेक्शन के लिए केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, इंस्पेक्शन के लिए कोई बंदा इस्तेमाल हो रहा है, जो भी इंस्पेक्शन का काम हो रहा है ना, उससे रिलेटेड सारा खर्चा इस पूल के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा। समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? तो कितने पूल हैं? 5। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कॉस्ट पूल, तो आपने कहना है टोटल कॉस्ट ऑफ सिंगल एक्टिविटी इज, या टोटल कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी इज नोन एज कॉस्ट पूल। अब ये जो हर पूल है, ये हर एक्टिविटी की कॉस्ट है, इसकी हर एक की अलग-अलग बेस सेलेक्ट की जाएगी। क्या सेलेक्ट की जाएगी? बेस। क्योंकि रेट निकालना है ना, एब्जॉर्प्शन रेट। हर एक की बेस सेलेक्ट की जाएगी। उस बेस को बोलते हैं बेटा, बेस को बेस नहीं कहते, उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। बेस को क्या बोलते हैं? ये इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, हर बंदे ने अपनी फनकारी झाड़नी होती है ना। तो एबीसी वालों ने टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पूल का है, और हर पूल की एक बेस होगी, एक ड्राइवर होगी। जैसे हर डिपार्टमेंट का ही वो बेस थी ना, तो वो बेस को बेस नहीं कहते, ये क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट ड्राइवर। ड्राइवर मीन एनी फैक्टर विच विल चेंज योर कॉस्ट, विच विल कॉज द कॉस्ट। तो अब इंस्पेक्शन एक्टिविटी का जो ड्राइवर है वो एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। मसलन कहीं आप देखेंगे इसका ड्राइवर इंस्पेक्शन आवर्स, कहीं इंस्पेक्टेड यूनिट्स होगा, कई नंबर ऑफ इंस्पेक्शन भी हो सकती हैं कि साल में कितनी दफा इंस्पेक्शन परफॉर्म हो रही है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, इसका मतलब है साल में कितनी दफा इंस्पेक्शन परफॉर्म हो रही है। इंस्पेक्शन आवर्स भी हो सकती है, इंस्पेक्टेड यूनिट्स भी हो सकती है। किसी एक एक्टिविटी की एक से ज्यादा ड्राइवर होंगे और वो ड्राइवर आपको रट्टा लगाने पड़ेंगे। वो भी टेबल एक नोट्स में मौजूद है, मैं अभी बताऊंगा, वो आपने घर से पढ़ लेना है, उनको याद करना। जैसे पहले नहीं मैंने किया, हर खर्चे को किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है,
इसी तरह आपको ये कॉस्ट पूल का नाम नहीं याद करना, लेकिन हर कॉस्ट पूल के सामने वाली जो बेस है या ड्राइवर है वो आपको याद, वैसे सवाल में ही होते हैं वो, लेकिन वो आपके जहन में याद नहीं रहते कि इस पूल का क्या ड्राइवर था। तो आपने बार बार वो पेज जैसे वहां पे देखते थे, यहाँ भी देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद सेटअप कॉस्ट का जो ड्राइवर होता है वो नंबर ऑफ बैचेस या नंबर ऑफ सेटअप्स होता है। नंबर ऑफ बैचेस का मतलब होता है साल में कितने बैचेस प्रोड्यूस बार बार किए जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेटअप्स भी कहते हैं उनको। प्रोक्योरमेंट के लिए जो ड्राइवर होता है वो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स होता है। क्या होता है नंबर ऑफ? इसके लिए दो ड्राइवर होते हैं, मटेरियल रेक्विजिशंस के साल में कितनी रेक्विजिशन है स्टोर कीपर को, या नंबर ऑफ बैचेस। मैं मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ बैचेस लिख रहा हूँ। अब ये नंबर ऑफ बैचेस कैसे आते हैं ये भी जरा समझ ले, समझाने के लिए बता रहा हूँ। नंबर ऑफ बैचेस कैसे आते हैं किसी भी कंपनी में। मिसाल के तौर पर बच्चे, आपने 5000 यूनिट पूरे साल में बनाने हैं। कितने? यानी 5000 मार्कर बनाने हैं आपने ब्लैक, 5000 मार्कर बनाने हैं आपने ब्लैक। और आप कहते हैं मैं एक दफा में 1000 मार्कर बनाऊंगा, ना 1000 से कम बनाऊंगा ना 1000 से। इसका मतलब है आप वो 5000 मार्कर कितनी दफा में बनाएंगे? 1000 बनाएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर कोई और मार्कर, फिर 1000 बनाएंगे, फिर 1000 बनाएंगे। तो 5000 तक पहुंचने के लिए आपको कितनी दफा 1000 के बैचेस परफॉर्म करने पड़ेंगे? 5 दफा। तो नंबर ऑफ बैचेस का फॉर्मूला होता है टोटल रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, टोटल रिक्वायर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक दफा में जितने यूनिट बनाते हैं उसको कहते हैं बैच साइज। क्या बोलते हैं उसको? बैच। मेरी वाली एग्जांपल में 1000 यूनिट्स एक बैच में हम बनाना चाह रहे हैं। ये कंपनी फिक्स करती है हम एक बैच में कितने यूनिट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्या है, इससे नंबर ऑफ बैचेस पता चल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जर्नल ओवरहेड की बेस कुछ नहीं होती, तो इसमें वही पुरानी वाली बेस चलेगी, या लेबर आवर या कौन सी। ये इसका फ्लॉ भी है एबीसी का कि कुछ ओवरहेड के लिए बेस कुछ भी नहीं होती। अब आपने जब ये बेस सेलेक्ट कर ली, बेस सेलेक्ट करने के बाद अब आपको हर एक का सेपरेट एक्टिविटी बेस रेट निकालना पड़ेगा। हर एक का अलग-अलग क्या निकालना पड़ेगा? एक्टिविटी बेस। मसलन इंस्पेक्शन का रेट निकालेंगे अलग, सेटअप कॉस्ट का रेट अलग होगा, और रेट का फॉर्मूला वही होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। तो आपने हर एक का रेट निकालना है। इंस्पेक्शन का रेट अलग निकलेगा, सेटअप का एफओएच रेट अलग निकलेगा, प्रोक्योरमेंट का रेट अलग निकलेगा। अच्छा, अगला कौन सा था? मटेरियल हैंडलिंग का रेट अलग निकलेगा। और रेट के पीछे फॉर्मूला क्या होगा? रेट के पीछे फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट ऑफ पूल, पूल की जो टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर। क्या फॉर्मूला है जी? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बेस, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल, वही फॉर्मूला है। टोटल खर्चा ये इंस्पेक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। इधर क्या होगा? टोटल सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय पूरे साल में टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स। टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, टोटल जर्नल ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट या मशीन आवर भी हो सकते हैं, विच एवर जो बताया हो। तो कितने रेट्स आ गए? 5, क्योंकि 5 एक्टिविटीज थी। इसके बाद अब जो आपकी प्रोडक्ट ए है मिसाल के तौर पर, और दूसरी प्रोडक्ट कौन सी थी? बी। तो ये जो पांचों रेट्स है ना, 5 शॉर्ट्स में इन पांचों की बेस पर आपके ओवरहेड एब्जॉर्ब होंगे। डिपार्टमेंटल में नहीं जैसे था, डिपार्टमेंट वाइज 3 रेट्स थे, तीनों की बेस पे ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए। यहाँ कितने रेट्स हैं? तो पांचों की बेस पर ओवरहेड एब्जॉर्ब होंगे। इसी तरह इसमें भी ओवरहेड डिवाइड जब होंगे तो पांचों रेट इस्तेमाल होंगे। पता नहीं समझ आ रही है आपको ये बात के?
काफी हद तक तकरीबन आप समझ लें 90% सेम वही है जो डिपार्टमेंटल वाला थीम था। बस डिपार्टमेंट से आजाद होके एक्टिविटीज को पकड़ लिया है। हर डिपार्टमेंट में वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है, तो आपने एक्टिविटी वाइज चलना है। समझ आ गया आपको? अब न्यूमेरिकल कैसे आएगा हमें? अब हमें न्यूमेरिकल कैसे आएगा? न्यूमेरिकल कैसे आएगा और हमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना होगा? तो आते हैं जरा। हमसे पेपर में वो प्रोडक्ट कॉस्ट मांगेगा। हमसे पेपर में वो क्या मांगेगा? प्रोडक्ट कॉस्ट मांगेगा। प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट या प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, जो चैप्टर 1 में सीखी थी आपने। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट मांगेगा अगर, तो हम सबसे पहले क्या ऐड करेंगे? हाँ जी, हम सबसे पहले ऐड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ये गिवन होगा क्वेश्चन में रुपीस में। उसके बाद ऐड क्या करेंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ये भी गिवन होगा, इसको भी कॉपी करेंगे। मसला तीसरी चीज का आएगा विच इज, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एबीसी से पहले अगर वो सिंगल रेट मांग ले, सिंगल मांग ले या डिपार्टमेंटल ही मांगेगा, सिंगल से करो पहले सवाल, फिर वो कहेगा एबीसी से करो। पहले किससे करो? सिंगल से करो, फिर किससे करो? तो अगर सिंगल रेट सिस्टम से कहता है तो फिर आप यहाँ पे वर्किंग करके पहले सिंगल एफओएच का रेट मांगेंगे, निकालेंगे। सिंगल एफओएच का रेट क्या फॉर्मूला होता है? बजटेड टोटल, वो वर्किंग में निकाल रहा है, एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल एक्टिविटी लेवल। ये जो रेट आएगा, इस रेट की बेस पे यहाँ पर ओवरहेड क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब। मसलन अगर ये रेट पर लेबर आवर है, अगर रेट क्या निकलता है? पर लेबर आवर, तो इस प्रोडक्ट के लेबर आवर से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस प्रोडक्ट के लेबर आवर से मल्टीप्लाई करना है रेट को, क्योंकि एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होता है रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म। ठीक है, कर लेंगे कि नहीं करेंगे? ये कौन से मेथड से किया हमने? सिंगल रेट या ट्रेडिशनल कहते हैं इसको। अच्छा, अगर वो एबीसी से मांगे, जो असल में मैं फॉर्मेट बताना चाह रहा हूँ, ये वाला एबीसी के तहत नहीं था, अगर वो कहे जी नहीं एबीसी से करना है, किससे करना है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड से करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? तीन चीजें इसमें भी जमा करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, वही वाली जो ऊपर आई है, सेम होगी जो ऊपर लिखी है और जो यहाँ लिखी है। उसके बाद क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, और उसके बाद तीसरी चीज क्या लिखेंगे? पर यूनिट, और ये वर्किंग टू। अब ये वर्किंग का टेबल मैंने बनाना है, ये वर्किंग का टेबल नीड भी मांग सकता है आपसे, मांगा ही टेबल सिर्फ पेपर में। आई के आपने कई सवालों में सिर्फ ये टेबल ही मांगा हुआ है अपनी किताब में, पूरी प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं मांगी, सिर्फ ये वर्किंग टेबल ही मांगा हुआ है वर्किंग टू का। तो वो ये वर्किंग टू का जो टेबल है, इसमें हम ओवरहेड्स को प्रोडक्ट में क्या कर रहे होंगे? डिस्ट्रीब्यूट। तो ये किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाने लगा हूं मैं। क्या बनाने लगा हूँ? और वो जो डिपार्टमेंटल वाइज बनती थी ना, वैसे ही प्रोडक्ट वाइज बनानी है मैंने। तो शीट लेकिन इतनी लंबी नहीं बनाऊंगा जितनी पहले बन रही थी, कि वैसे ही बड़ा लेंथी है। तो इसमें वर्किंग नंबर 2 में सबसे पहला कॉलम जो बनाना है, उसमें आपने लिखना है कॉस्ट पूल्स। क्या लिखना है? हेडिंग, और ब्रैकेट में लिखनी है बेसिस के नाम। एक अलहदा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, साथ ही लिख देंगे। कॉस्ट पूल के नीचे ही क्या लिख देंगे? कॉस्ट ड्राइवर्स। हालांकि हमने वो आम शीट में तो बेस का कॉलम अलहदा बनाते हैं ना, यहाँ टाइम बचाने के लिए, क्या बचाने के लिए, हम ड्राइवर अलहदा नीचे लिख देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ जी, पहली एक्टिविटी उसने आपको पूल दिया हुआ था, कौन सी? पहली एक्टिविटी पूल था इंस्पेक्शन कॉस्ट, और इसका ड्राइवर क्या है जी? मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ, सबसे पहले कॉलम में सारी पूल और ड्राइवर लिख देने,
दूसरा कॉलम, अब आपने हर पूल का अलग अलग क्या निकालना है, एक्टिविटी बेस रेट। क्या निकालना है? वो जो आप एफ की शीट में नहीं निकालते थे, टोटल खर्चा डिवाइड बाय टोटल बेस, वही वही करके टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर। तो मिसाल के तौर पर टोटल खर्चा है 25,000 रुपए। कितना खर्चा है जी? और 1,000 इंस्पेक्शन उसने आपको क्वेश्चन में टोटल बताई हुई थी। पूरे साल में टोटल इंस्पेक्शंस कितनी है? तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा 25 रुपए पर इंस्पेक्शन। ठीक है, ऐसे ही बाकी भी लिखेंगे एक एक करके, ये रेट निकल आया। इसके बाद आपने जो तीसरी हेडिंग देनी है, वो हेडिंग देनी है आपने ओवरहेड एब्जॉर्ब या ओवरहेड कॉस्ट, और सब कॉलम में लिखना है प्रोडक्ट के नाम। हाँ जी, कोई बच्चा बता सकता है ये कैसे आएगा? प्रोडक्ट ए के हिस्से में और बी में ये रेट इस्तेमाल करना है। हाँ जी, हाँ, ये जो 25 रुपए है ना, इस 25 रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे पहले प्रोडक्ट ए के इंस्पेक्शन से, फिर उस 25 रुपए को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अगर टोटल 1,000 इंस्पेक्शन है ना, तो इसका ब्रेकअप भी बताया होगा सवाल में। उसने कहा होगा 600 इंस्पेक्शन प्रोडक्ट ए के लिए, मिसाल के तौर पर 600 इंस्पेक्शन ए के लिए हैं, तो बी के लिए कितनी होगी? तभी ये 1,000 बना होगा टोटल। ठीक है, तो 600 और 400 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जरा बताना क्या आता है? मेरा ख्याल है ये 15,000 आता है, और ये कितना आता है? तो ये इस 25,000 की तकसीम होगी ना, जैसे शीट में आप करते थे, शीट में ये काम हम कैलकुलेटर पे करते थे। टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बेस मल्टीप्लाइड बाय डिपार्टमेंट वाइज बेस होती थी, उसकी जगह पर मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, ये एक के लिए किया है, ऐसे ही एक दूसरा भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे, चौथा भी करेंगे, बाद में इन सबको ऐड, बाद में सबको क्या कर लेंगे? ऐड। हाँ, लेकिन इसमें वेरिएंस नहीं होता। ये सारे एफ एच ए के आ जाएंगे, ये किसके आ जाएंगे? बी के। अब आपको अगर पर यूनिट एफ एच चाहिए, ऊपर ये एफ एच कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो आप इसको डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे? जितने यूनिट्स हर प्रोडक्ट के प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, अब ये जो टेबल है ना, बस मैंने इस टेबल की प्रैक्टिस ही करानी है और कुछ नहीं है इसमें। ये किस्म की, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन शीट का नाम दे देना, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन शीट ही है। हर कॉस्ट को प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? और ये रेट भी निकाल रहे हैं, ये रेट निकाल के दिखाना होता करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन वहां पर एक्टिविटीज को अहमियत नहीं ना देते, या एक्टिविटीज को दे रहे। हम्म। क्यों? नहीं, मैंने ये अच्छी बात नहीं है कि उसमें दो काम कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि आप बेस क्या ले रहे हैं। मेरी जहां से मैंने बात शुरू की थी कि डिपार्टमेंट वाइज में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनकी बेस लेबर आवर मशीन आवर हो ही नहीं सकती। हम्म। क्या चीज? इसका वेरिएंस हमारे स्कोप में नहीं है। बेकार एक्टिविटीज आप उनको कम करना चाहेंगे, उन पे खर्चा भी कम लगाएंगे, उनको कंट्रोल करेंगे, ये भी इसका ये भी फायदा है।
हाँ, बाज ऐसी एक्टिविटी है जिन पे पैसे आपको लग रहा है ज़ाया हो रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करना है। इसके बड़े फायदे हैं बाद में, लेकिन इसके लिए ये सारा डेटा कंपाइल करने के लिए स्टाफ चाहिए बहुत अच्छा, ज़्यादा तादाद में, तजर्बा भी होना चाहिए, कंप्यूटराइज डाटा इकट्ठा हो रहा हो। अभी तो आपके पास तो सिर्फ ये 2-3 एक्टिविटीज़ है ना, रियल लाइफ में ये एक्टिविटीज़ 15-16 भी हो जाए तो बहुत डाटा हो जाता है, बहुत डाटा हो जाता है। और ठीक है बच्चों, आपने क्या करना है, आपने कोई कहानी नहीं सुनानी, आपने ये प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी है। और ज्यादातर प्रोडक्ट कॉस्ट में भी पूरी नहीं मांगेगा, सिर्फ ये टेबल मांग लेगा इधर। और टेबल में आपने क्या करना है, कॉस्ट पूल छापने, ड्राइवर छापने हैं, रेट निकालना है, और रेट की बेस पर प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। टोटल एफर्ट्स आ जाएंगे बाद में पर यूनिट। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि किस कॉस्ट का क्या ड्राइवर होता है, किस कॉस्ट का, और प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। छोटे छोटे सवाल हैं इसके, एक ही दफा बनती है जी बस। वहां 2 दफा क्यों बनती थी? हाँ, लेकिन यहाँ एक ही बनेगी, ये एक ही बनानी है आप। यहाँ वेरियस वोरियस नहीं ना निकालना, इसमें नहीं है वेरियंस। एक्चुअल बनाएंगे वो भी ऐसे ही बनेगी उसमें, हाँ, लेकिन उसमें डाटा एक्चुअल होगा, ठीक है ये। लेकिन इसमें एक्चुअल शीट नहीं बननी ना, यही बननी है। चलो भाई जवानों, बात समझ आ गई है? नहीं समझ आई? चलो, अब आपने जाके क्या करना है मैं बता देता हूँ। ओए यार वो बहुत बंदी कर देता हूँ। आज लिखना लिखाना कुछ नहीं है, आपने आज सिर्फ रीड करना है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर जो है, वो चैप्टर यहाँ पर पेज नंबर शुरू हो रहा है, पेज नंबर 156 से, पेज 156 से शुरू हो रहा है। ये नीचे छोटा सा प्रिंटेड होता है, तो 156 से लेकर, हाँ जी, 161 तक रीड करके आना है आपने, बस देख के आना है। कल बात करेंगे इस पे। क्या चीज? सच बोले, बिल्कुल सच बोले। हम आपको कहते नहीं कि आप झूठ बोले, आप सच बोले, सच के सिवा कुछ ना बोले। 61, 56 से 161 तक पढ़ा है। इसमें अब कुछ बातें जो कल मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा मैं, ठीक है? चलो ओके, फिर अल्लाह हाफिज। कल ऑनलाइन क्लास है, फिजिकल नहीं, कल और परसों, ठीक है? बाकी मंडे को ट्यूसडे। रिजल्ट कब है जी? अच्छा, तो मंडे को क्लासेस हैं? अच्छा, ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं है, मंडे को क्लासें हैं। क्यों? दूर से क्या है वो, कब से आना है उन्होंने? ओके, अल्लाह हाफिज।